अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, फिट होंगे। नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज एक बड़ी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी हमारे साथ मौजूद हैं, यूथ क्लब के मेंबर हैं ज़ीशान भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट क्या था? आपको माशाल्लाह बहुत सारे लोग सुनते हैं, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी आसान हो रही हैं, ख्याल बदल रहा है, तो आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट क्या था? दीन की तरफ कैसे आए? देखिए, ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे वाक़यात होते हैं और आमतौर पे लोगों का परसेप्शन यही होता है कि जी वन फाइन डे आप बदले, लेकिन ऐसा नहीं था। मुख्तलिफ़ इवेंट्स थे ज़िंदगी के जिन्होंने सबसे पहले कुछ सोचने पे मजबूर किया। मसलन अगर मैं रिकॉल करूँ तो उनमें टॉप ऑन द लिस्ट मेरी दादी अम्मा का इंतकाल था। उनका इंतकाल था और पहली दफ़ा शऊरी तौर पे एक जनाज़ा मैंने अटेंड किया, उनको उनकी तदफ़ीन की, तो वो मुझे एक तस्वीर नहीं भूलती, कब्र का वो मंज़र नहीं भूलता। फिर इसी तरह 8 अक्टूबर का ज़लज़ला जो है वो मेरे लिए बहुत एक गेम चेंजर था कि किस तरह कुछ लम्हात के अंदर, यानी कि अल्लाह ताला वो कुरान मजीद की आयत भी है ना कि वल्लाहु गालिबुन अला अमरी, अल्लाह गालिब है अपने अमूर पे लेकिन लोग नहीं जानते। यानी कि इंसान की बेबसी देखी, अपनी बेबसी समझी वहाँ पे कि अल्लाह ताला चंद सेकंड में किस तरह हालात को इधर से उधर कर देते हैं। फिर बिल्कुल इसी तरह मेरे वालिद साहब को हार्ट अटैक हुआ था पहला 2008 में, और वो भी सिचुएशन इस तरह की बनी कि डॉक्टर्स ने सब ने उनकी सर्जरी करने से इनकार कर दिया, यानी कि हमें ये कह दिया कि आप इनको घर ले जाएं। तो वहाँ पे भी एक बेबसी जो है हमने फ़ील की बहुत ज़्यादा। यानी कि मैंने अपने आप को अल्लाह के सामने बहुत बेबस समझा कुछ इवेंट्स में इस तरह के। और फिर हमारी उम्र के अंदर सीधी बात है, जो कुछ इन्फैचुएशंस के मसाइल, जो लड़कियों के मसाइल होते हैं, कुछ उनसे भी मैं गुज़रा। तो ये काफ़ी सारी वजूहात थी जिन्होंने मुझे सोचने में मजबूर किया। तो फिर इवेंचुअली मुझे अच्छी कंपनी मिल गई, अच्छे कुछ असातिज़ा मिल गए और दीनी तालीम व ताल्लुम का सिलसिला शुरू हुआ। तो बस वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह जो है गुड कंपनी और एक गुड नॉलेज के सोर्सेज मिल गए, और फिर अल्लाह ताला हाथ पकड़ पकड़ के यहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी कभी आपने उस वक्त सोचा था कि इतने लोग आपको देखेंगे और आपसे इंस्पिरेशन पकड़ेंगे और बेहतरी की तरफ जाएंगे? क्योंकि देखें, हम एक ऐसे दौर में हैं, लोग सोशल मीडिया पे तरह तरह का कंटेंट बना रहे हैं। वहीं पे अगर कोई खैर की बात कर रहा है और उसको कोई देख रहा है तो उसका भी एक जो है ऑब्वियसली अल्लाह की तरफ से रिवॉर्ड है। तो ये कभी आपने सोचा था कि इस तरह से? नहीं, सोचा नहीं था, लेकिन अल्लाह से ये दुआ ज़रूर की थी कि जिस तरह मेरे लिए कोई शख्स या कुछ शख्सियात खैर का बायस बनी है, अल्लाह ताला मुझसे भी ये काम ले ले। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। हम तो अल्लाह से अभी भी ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इखलास दे के रखे, क्योंकि बहरहाल ये एक बड़ी एक थिन लाइन है, क्योंकि यहाँ पे आखिरत बनती भी है और यहाँ पे आखिरत ख़राब भी होती है सोशल मीडिया का। और नीयतों का मामला इस तरह का है, नीयत ज़रा सी ख़राब हुई तो सारा मामला इधर से उधर। तो अल्हम्दुलिल्लाह सोचा नहीं था, लेकिन अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र किया जाए उतना कम है, क्योंकि हदीस का मफ़हूम भी है ना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला जिसको पसंद करते हैं उनसे फिर अपना काम ले लेते हैं। सुभान अल्लाह। कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो फिर हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें उन लोगों में शामिल रखे। अल्हम्दुलिल्लाह पाक इस्तिकामत भी दे बेशक। इस्लाम में फ़िटनेस का क्या कॉन्सेप्ट है? आम तौर पे ये समझा जाता है कि जैसे अगर आप दीन की राह में निकले हैं ना, तो बस फिर, और थोड़ा मतलब मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा, लेकिन जो देखा गया है कि जो दीन की तरफ चले जाते हैं वो अपनी फ़िटनेस का ख्याल नहीं रखते। आपकी फ़िज़ीक को देख के ऐसा लगता है कि आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं माशाल्लाह। बॉडी शेमिंग का जो वर्ड है ना, वो मैंने कभी सुना नहीं था पहले। तो जब दीन की तरफ आपने देखा है, आमतौर पे हमारे कल्चर के अंदर लोग आते हैं ना, तो दीन ने कोई लिबास तयन नहीं किया, दीन ने कुछ उसूल दिए हैं। मसलन बहुत चुस्त ना हो कि आपका सतर की शेप बहुत वाज़े हो जाए, ऑपोजिट जेंडर को इमिटेट ना करे, और इस तरह के कुछ उसूल हैं। अच्छा, आम तौर पे हमारे कल्चर में ना लोग एक सेफ जोन ले लेते हैं शलवार कमीज़ को। मैं शलवार कमीज़ के अगेंस्ट कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन मैं अगर अपनी बात करूँ ना, तो वो एक बॉडी शेमिंग से बचने के लिए मेरा रेफ्यूज था। और क्योंकि सीधी बात है कि एक आपको इस चीज़ को एग्री करना पड़ेगा कि सोसाइटी में उठने बैठने के लिए, एक सेल्फ एफिकेसी बरकरार रखने के लिए आपका इमेज बहुत एक अहमियत का बिल्कुल जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन एट द सेम टाइम अनफॉर्चुनेटली जितने आप दीनदार लोगों को देखते हैं,
अनफॉर्चुनेटली उनका बॉडी इमेज बिल्कुल उस तरह का नहीं होता जिस तरह का होना चाहिए। पेट बहुत बड़ा हुआ, उठने बैठने में मसाइल हैं और ये सारे मामलात हैं। तो आप जब दीनी लिटरेचर को ख़ास तौर पे देखते हैं ना, बहुत मशहूर हदीस है, अक्सर लोगों ने सुनी होती है, जिस पे और ये जुम्मे के खुतबों में भी बाय द वे हदीस पढ़ी जाती है कि तुम में से बेहतरीन खैरुन्नास क़र्नी, आपने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि तुम में से बेहतरीन लोग वो हैं जो कि मेरे दौर के हैं, फिर उनके बाद वाले, फिर उनके बाद वाले। कुछ अहादीस की किताब में इस हदीस का मतन ये भी है कि तुम में से सबसे बुरे वो लोग होंगे जो कि आखिरुज़ ज़मान में आएंगे और उनकी जो सिफ्त बताएगी वो समीन बताएगी, वो मोटे होंगे। अल्लाह अकबर। फिर इसी तरह एक रवायत मंसूब की जाती है कि हज़रत उमर के पास एक सहाबी आए और उन्होंने अपने पेट को देख के कहा कि ये अल्लाह का फ़ज़ल है। तो उन्होंने कहा कि ये अल्लाह का गज़ब है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि दो नेमतें हैं जो कि जिनके बारे में लोग धोखे में हैं, सेहत और फरागत वक्त। सुभान अल्लाह। तो सेहत, ये देखें, रूह अल्लाह की तरफ से है, इसका हक़ है कि इसको वही से नर्चर किया जाए, किताब व सुन्नत से। जिस्म भी अल्लाह की तरफ से है और ये अल्लाह की अमानत है और हमने अल्लाह को जवाब देना है। ठीक है, हम उस एक्सट्रीम तक नहीं जाते। एस्थेटिक्स एक हद तक ज़रूरी हैं, मैं ये नहीं कहता कि वो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आपके अपने लिए, आपके घर वालों के लिए, अज़वाज में आपस के लिए, बच्चों को इंस्पायर करने के लिए, लेकिन दीनी एतबार से भी इसको एक ज़िम्मेदारी समझ के अगर बंदा करे, यानी कि आपका पर्पज़ जो है ना, इसमें भी बड़ा वेल डिफाइंड होना चाहिए। मसलन मैंने अपनी जिम की जर्नी शुरू की तो मैंने अपने वाइज को लिखा और उसमें एक बहुत बड़ा वाई मैंने उसमें दीनी मकसद भी लिखा कि जब तक इसको दीनी रंग ना दिया जाए। और अगर आप मुझसे ऑनेस्टली मेरी कंसिस्टेंसी की बहुत बड़ी वजह पूछें तो वो यही था कि उसमें एक मीनिंग, दीन का मीनिंग भी था। फिर अल्लाह मदद फरमाता है। बिल्कुल ऐसे ही, अल्हम्दुलिल्लाह। तो कितनी देर वर्कआउट करते हैं आप जिम में, थोड़ा ये भी बता दें। माशाल्लाह आजकल तो घंटा या सवा घंटा, लेकिन जो बहुत ज़्यादा जो मैंने मैक्सिमम टाइम गुजारा है वो मेरा स्प्लिट इस तरह का था, 6 डेज़ अ वीक 2-2 ढाई घंटे भी वर्कआउट होता था। लेकिन वो ये नॉर्म नहीं होता। आपकी फ़िटनेस जर्नी में वो ग्राफ की तरह मुख्तलिफ कर्व्स आते हैं। कभी कभी आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है कि आप इतना टाइम जिम में गुजारें। और जिस तरह हर मेडिसिन में स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं, हमारे दीन में स्कूल्स ऑफ थॉट होते हैं, हमारे जिम की दुनिया में भी जो ज़्यादा वॉल्यूम कर लिया और मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। एट दी एंड स्ट्रेंथ, हाइपरट्रॉफी, मुख्तलिफ मतलब यानी कि आपको फिर इवेंचुअली अपनी बॉडी के हिसाब से भी, और इनिशियली तो ज़ाहिरी बात है आप ट्रेनर के कहने पे ही सारा कुछ करते हैं, बाद में आप में इतनी हिम्मत और जुर्रत पैदा हो जाती है कि आप थोड़ा सा स्लोली ग्रेजुअली। तो अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम घंटा मेरा जिम में गुजरता है, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो आपने एक्सरसाइज है प्रॉपर, जो जिम ज्वाइन किया आपने, हमारा ऑनलाइन प्रोग्राम भी ज्वाइन किया था, तो जब आपने ज्वाइन किया था उस वक्त क्या सूरत हाल थी? देखिए, मैंने 2023 में GSFR ज्वाइन किया था ऑनलाइन। ऐसी बात नहीं है कि इससे पहले मैंने जिम ज्वाइन नहीं किया था। इससे आपके प्रोग्राम को ज्वाइन करने से तकरीबन 1.5 पहले मैंने जिम की मेंबरशिप ले ली हुई थी। ठीक है। और वो भी मेरे एक दोस्त हैं जिन्होंने मुझे लेके दी, उनका मैं नाम नहीं लूँगा। वो ख़ुद ऐसा भागे जिम से कि उस दिन के बाद से वो जिम ही नहीं आए। लेकिन उनको मैं दुआएं देता हूँ कि आप मुझे जो है ना, तो मैंने 1-1.5 साल जिम किया, लेकिन उससे मुझे नुकसान हुआ क्योंकि मैं काफ़ी ओवरवेट था। कोई प्रोग्राम नहीं था मेरे पास फॉलो करने के लिए। ट्रेनर्स जो थे वो जनरल ट्रेनर्स थे, कोई स्पेसिफिक मेरे साथ ट्रेनर नहीं था। क्योंकि मैं बहुत ओवरवेट था, मेरी हाइट 6'3" है, मेरा वेट तब मैक्सिमम मेरा 120-25 किलो रहा है वज़न। उसमें मेरे जॉइंट्स में मसला होना शुरू हो गया क्योंकि शुरू में आपको एक्सरसाइज के एंगल्स का आइडिया नहीं होता। मेरी लोअर बैक के मसाइल थे, वो एग्रीवेट होना शुरू हो गए। तो फिर आप यकीन करें कि आपका प्रोग्राम मैंने रैंडमली इंटरनेट पे सर्फ करके, मैंने कहा इतना कुछ करके मैं इस पॉइंट पे आ गया हुआ था कि मुझे कोई हाथ पकड़ के गाइड कर दे, मैं तैयार हूँ उसकी बात मानने के लिए। खाने पीने को लेके भी मैं अपनी तरफ से ब्रांड या हाई फाइबर ब्रेड लेके तो आता था, लेकिन वो 12 इंच की नाश्ते पे ही पूरी खा जाता था। मतलब तो गाइडेड प्रोग्राम मैंने ज्वाइन किया मई 2023 में। ठीक है। और साल के अंदर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 112 kg से मैं 83 kg पे गिरा नीचे, माशाल्लाह। और मेरे जो शुरू में मैंने टेस्ट वगैरह करवाए थे वो काफ़ी ख़राब आए थे। लिपिड प्रोफाइल ख़राब था, प्री HbA1c, प्री डायबिटीज़ था, यूरिक एसिड मेरा हाई था,
और मतलब टेस्ट मेरे ठीक नहीं थे। वेस्ट कितनी थी आपकी जो आपने ज्वाइन किया? 48 थी मेरी वेस्ट। और फिर जब नीचे आई तो कितनी आई? पेंटे मैंने 34 तक की ली। अल्लाह। वो लेकिन वो 35, वो हड्डी मेरी 35 है, तो वो फिर मैं 36 की लेके उसको थोड़ा सा छोटा करवाता था, तो आप समझे तकरीबन 12 इंच जो वेस्ट है वो मैंने कम की। अच्छा, ये जो पूरी आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हुई तो इसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या, मतलब ताकि लोग रिलेट कर सकें? मुझे ना फिर ये फ़िटनेस जर्नी, ये डॉक्टर वसीम का प्रोग्राम ज्वाइन करने से पहले ऑनलाइन जो आपका है, कुछ मसाइल बड़े कंसिस्टेंट होना शुरू हो गए थे। मसलन मैं बाय प्रोफेशन टीचर हूँ, तो जल्दी सुबह निकल के मेरी घर वापसी हो जाती थी 3 साढ़े 3 बजे। तो वो एक दोपहर का क्रैश आता था मेरे पे, उसको मैं क्रैश कहता था। यानी कि खाना खा के मैं फंक्शन नहीं कर पाता था। वो खाना खा के वो मैंने घर पे एक फ्रेज़ रखा हुआ था, पोस्ट अफ्तारी फीलिंग आती होती थी मुझे रोज़ ही। जिस तरह अफ्तारी करके आप बिल्कुल निढाल हो जाते हैं। अच्छा, मुझे सोना होता था कम से कम आधा पौना घंटा, उसके बगैर मैं बाकी सारा दिन रात 8-9 बजे तक कुछ कर नहीं पाता था। वो जब मैं सोता था तो मुझे कोई 10-15 मिनट के बाद स्लीप एपनिया आप उसको नहीं कहेंगे, लेकिन मेरी आँख खुलती थी तो मेरा सांस ख़राब होना शुरू हो, जो एक पर्टिकुलर पोस्चर में लेट के, और वो ओबेसिटी की वजह से, आपको पता है, ये मुझे एग्जैक्ट साइंटिफिक टर्म नहीं पता, लेकिन स्लीप एपनिया का ही कोई वो फॉर्म होता है। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया भी कह सकते हैं। इसके अलावा जब इंसुलिन लेवल हाई होते हैं ना, तो रिएक्टिव हाइपोग्लाइसेमिया, ब्लड शुगर आपका ड्रॉप हो रहा होता है, तो उससे भी आपको पसीने आना, मेरी आँख खुलती थी तो मुझे ऐसे लगता था मेरा सांस कोई 15-16 सेकंड के बाद बंद होके वापस आया, और फिर मेरी पैल्पिटेशन शूट कर जाती थी। ये तो वही ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया ना। तो ये मसाइल थे। फिर इसी तरह मैं सो के उठता था ना, तो आप यकीन करें, मुझे ऐसे लगता था मेरी आंखों के नीचे, मेरे हाथों में हवा, स्वेलिंग की फीलिंग होती थी वो। और मैं अपनी शक्ल भी देखता था ना शीशे में, और वो फिर स्वेलिंग परसिस्टेंट नहीं रहती थी, कम हो जाती थी, लेकिन सो के उठने के बाद मैं अपनी उंगलियां सीधी नहीं कर पाता था, मेरे हाथ सूजे होते थे, और इसी तरह इन्फ्लेमेशन होती थी। सही। और शुगर की बहुत क्रेविंग होती थी। यानी कि खाने के बाद वो क्रीम वाले बिस्किट जब तक मैं 4-5 निगल नहीं लेता था ना, मेरा गुजारा नहीं होता था। तो मतलब ये इस तरह के मसाइल मुझे बहुत ज़्यादा थे। थकावट, जनरल थकावट, बच्चों के साथ वीकेंड पे अगर कभी मॉल चले गए तो इतनी टांगों में थकावट कि अगला पूरा दिन, लाहौर से इस्लामाबाद ट्रैवल करना हो तो ट्रैवलिंग करने के बाद मुझे होता था, मैंने अगले 4-5 घंटे कोई मसरूफियत नहीं रखी, वो 4-5 घंटे जब तक मैं सोऊंगा नहीं, मेरे में जैसे में एनर्जी नहीं आएगी। यानी कि बिल्कुल मेरे एनर्जी लेवल्स जो हैं, आप समझे, स्कूल में खड़े होकर पढ़ाना मेरे लिए मुश्किल होता था। बोर्ड पे मुझे आज भी याद है, मैं लिखता होता था ना, तो मेरा ये डेल्ट तो तब था ही नहीं, मस्कुलर डेवलपमेंट कोई थी नहीं, बाजू दुखता होता था, इस ट्रैप में कांस्टेंट दर्द रहती थी, जिस हाथ से स्टीयरिंग पकड़ता था उसकी वजह से दर्द रहती थी। तो काफ़ी मसाइल थे, हड्डियों के काफ़ी, घुटने में काफ़ी प्रॉब्लम रहती थी ओवरवेट होने की वजह से। यहाँ तक कि हमारे एक ऑर्थोपीडिक सर्जन हैं, फैमिली के जानने वाले ही थे, उनके पास मैं गया था 2021 में, कोविड के दिनों में। उन्होंने मुझे एडवाइस कर दिए थे कुछ इंजेक्शंस जो कि आप लगाएं, साइनोवियल फ्लूइड के कुछ इंजेक्शंस थे, और उन्होंने मुझे कह दिया था आज के बाद से आप नमाज बैठ के पढ़ेंगे पूरी ज़िंदगी के लिए, और आप बहुत ज़्यादा चल नहीं सकते, और जिम तो सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने कहा कि सिर्फ स्विमिंग है जो कि आप अब कर सकते हैं, इसके अलावा आप कोई एक्सरसाइज नहीं कर सकते। मैं अपनी मिसेस को हंस रहा था, मेरा नाम दिल चाहता है उनके पास मैं जाऊं, मिठाई लेके नहीं, खजूरें लेके। मिठाई जो है ना कि ये देखें डॉक्टर साहब, मैं अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके सामने हूँ, और ये जिम की बरकत ही है। ठीक है, मुझे थोड़ा अर्ली ऑस्टियो आर्थराइटिस भी डायग्नोज हुआ, और फैमिली हिस्ट्री भी, वालिद साहब हार्ट के पेशेंट थे, डायबिटिक हैं फैमिली में, यानी कि जितने भी वो जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ये सारा कुछ, जितना कुछ भी था, मेरे जितने भी टेस्ट्स 3 महीने के बाद हुए, वो सारा अल्लाह का शुक्र है वेरी सरप्राइजिंगली टोटल रिवर्सल में था। HbA1c भी नॉर्मल था। तो ये बाय चांस नहीं है, बाय चॉइस। बाय चॉइस, बाय चॉइस, बाय चॉइस। यानी कि आपने जो कहा कि दीन का जो आप काम कर रहे हैं, तो उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि कवी मोमिन बेहतर है अल्लाह की नज़र में ज़ईफ़ मोमिन से। तो यानी कि अगर आप अपने ऊपर फोकस करोगे, अपनी हेल्थ को बेहतर करोगे, तो आप कितने सारे खैर के काम कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। यानी कि सेल्फलेस होने से मुराद ये है कि अपनी अना को मारें, लेकिन हम जो बिल्कुल ख़ुद से गाफिल हो जाते हैं, उसका नतीजा फिर यही बीमारियाँ। और मैं हैरान होता हूँ कि डॉक्टर साहिबान क्यों जिम के इतने ख़िलाफ़ हैं। हालांकि मसल्स जो हैं वो आपके वेट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, आपकी जॉइंट्स की सपोर्ट है, तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अगर आप नहीं करेंगे तो मसल्स कैसे डेवलप होंगे। आप यकीन करें कि मेरी अपनी फैमिली के अंदर कुछ जो डॉक्टर्स हैं वो मुझे यही कहते होते थे कि बस आप वॉक करें, वॉक से बेहतर आपके लिए कोई एक्सरसाइज है ही नहीं।
और मैं उनसे कहता होता था कि आप डॉक्टर्स हैं, आप तो इस चीज़ को समझते हैं, सार्कोपीनिया कहते हैं, पता नहीं क्या कहते बढ़ती उम्र के साथ मसल हैं कि जिस आप, मैंने कहा जी आप ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में तो बहुत आप एडवोकेट हैं, लेकिन ये भी तो एक फिनोमेना है, आप क्यों नहीं कहते? वॉक करने से तो बल्कि अक्सर तो अब वॉक रिकमेंड की नहीं जाती ऑस्टियोआर्थ, आप तो जो चलने जोगे भी नहीं रहेंगे आप बिल्कुल भी, नी पे वेयर एंड टेयर उसका ज़्यादा होगा। और लेकिन वो इस तरफ नहीं आते। और दूसरा जो दीनी तबके के अंदर मैंने देखा है थोड़ा अप्रीहेंशन है ना फिटनेस को लेके, और वो दे है उनके रिजर्वेशंस अपनी जगह है, और ये मसला मैंने भी बहुत फेस किया। मसलन फॉर एग्जांपल दीनी तबका आम तौर पे मॉर्निंग में जिम करेगा, फजर की नमाज के बाद जिम करेगा, आम तौर पे मैंने ये रुझान देखा। हमारे लाहौर के अंदर DHA के अलावा कोई जिम नहीं है जो कि 24/7 हो। ठीक है, ये जेन्युइन मसाइल हैं। ठीक है, दूसरे मसाइल, कोई भी जिम म्यूज़िक फ्री नहीं होता। अब अगर आप म्यूज़िक को शरई एतबार से नहीं, शरीयत उसका जवाज़ नहीं दे रही, आप नहीं सुनना चाह रहे, तो वो क्यों कोई शख्स फजर की नमाज के बाद उस बाबरकत टाइम पे जाके आप किसी ऐसे जिम में जाएंगे जहाँ पे सुबह सुबह जो है वो, और उनका जवाज़ वही है कि जी हमें वो एड्रेनलिन रश चाहिए और वो सारा कुछ चाहिए। वो एक ट्रेंड बन, एक तरतीब बन गई, अच्छा, फिर इसी तरह को जिम्स का बहुत ट्रेंड है, आपको ऑल मेल और फीमेल बहुत कम है। अच्छे जो नए जिम्स हैं उसमें ये जेन्युइन मसाइल हैं। आप यकीन करें, हमने जो जिम ज्वाइन किया, हमारे जिम में इतने मसले नहीं थे ये वाले, लेकिन मसलन वो को नहीं था, मर्दों का टाइम होता था, ठीक है, वो मॉर्निंग में हमने उनको रिक्वेस्ट करके थोड़ा सा और मज़ीद पीछे खिंचवाया। अच्छा, म्यूज़िक का मसला बहुत होता था, तो फिर हमने जो उस टाइम पे हम 4-5 लोग जिन्होंने इकट्ठे शुरू किया था, जिनमें अकेला मैं ही रह गया बाय द वे एंड पे, तो हमने जा के लोगों से रिक्वेस्ट की कि अगर आपको कोई एतराज़ नहीं है तो प्लीज़ हम ये म्यूज़िक बंद करवा दें। ये सारे तो ये वाकई जेन्युइन मसाइल हैं जो कि एड्रेस होने चाहिए। आई एम ग्लैड कि अब काफ़ी जिम्स हैं जो कि 24/7 भी हैं, और लोग इस चीज़ का भी ख्याल रखते हैं कि सेग्रीगेटेड जिम्स होने चाहिए। लेकिन ये मैंने तो बहुत मसला फेस किया, और आप यकीन करेंगे 24/7 जिम, क्योंकि मेरी इसको रूटीन इस तरह की है कि मैंने सुबह, मेरा जिम का टाइम 5 से 7 वाला स्लॉट होता है जिम का, और उसके बाद मेरी स्कूल की तैयारी है। मैं शाम को जिम नहीं कर सकता, हर एक की अपनी अपने जिस्म के हिसाब से होता है। बेस्ट टाइम तो है ही सुबह का, लेकिन अगर बहुत मुश्किल है तो कोई भी टाइम हो एक्सरसाइज। हाँ, मेरे इस कहने से लोग बहुत मुतनफ़िर भी हो जाते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि सुबह ही करना है, मकसद ये है कि कंसिस्टेंसी आपको जब भी मिलती है, जिस टाइम में भी मिलती है, चाहे वो आपको लगता है कि सोने से पहले आप अगर लेट सो रहे हैं मसलन, तो आप तब कर रहे हैं। मकसद ये नहीं है कि हम एडवोकेट कर रहे हैं कि आपने मॉर्निंग में ही जिम करना है, मकसद ये है कि कंसिस्टेंसी। मेरा पसंदीदा टाइम सुबह का है, लेकिन अगर कोई ऐसा क्लाइंट, एक पेशेंट आता है जिसको शाम में सूट करता है, तो मैं उसको यही इनकरेज करता हूँ कि पूरे 24 घंटे में से 1 घंटा अपने लिए निकालना है ऐसे ही, और वो वर्जिश के लिए, चाहे सुबह हो, चाहे दोपहर हो, चाहे शाम हो, चाहे करनी है एक्सरसाइज। क्योंकि फिर प्रॉब्लम ये होता है ना, इंसान फिर कंफर्ट जोन की तरफ जाता है। अगर उससे सुबह का वो चीज़ रिपीट नहीं हो रही ना, फिर वो कहता है रहने ही दो। बिल्कुल ऐसे। जो भी टाइम आपको सूट करता है उसके ऊपर। अच्छा, ये अभी आपने बात की, तो मैं यही है कि जो हमारा तो जो I8 का जिम है उसमें तो हमने फीमेल्स का अलहदा, एक वो जहाँ 24/7 फीमेल्स अलहदा वो कर सकती हैं। बट अब ये एक जो है, इसके ऊपर यही मैं देखता हूँ कि अक्सर जो ख़वातीन जो काम कर रही होती हैं, उनके लिए वो टाइम ऐसा होता है कि जिसमें जो है उनके लिए वो मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है ना, कि अगर तो लेडीज़ टाइम 12:30 से 4:30 है, तो अगर वो उससे थोड़ा सा लेट होती हैं तो फिर मतलब क्या बहुत इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, या कुछ वो अबाया पहन के कुछ करके वो एक्सरसाइज कर सकती हैं? देखें, अगर आप मुझसे इस दीनी एतबार से पूछेंगे तो अल्लाह ने तो सेग्रीगेशन रखी है, और आप खुद मुझे बताएं ना कि चाहे अबाया पहन के भी कोई खातून, अब आप समझदार हैं, कोई स्क्वाट कर रही हैं या कोई कुछ कर रही हैं, तो वो बड़ी नामुनासिब सी बात है। चाहे मैं समझता हूँ चाहे अबाया ऐसा पहना हो कि वो खद्दो खाल नज़र ना भी आ रहा हो, तो शरीय एतबार से नो। मैं आपको थोड़ा ये, क्योंकि बहुत कम लोगों को ये बात पता है, मेरा भी वो दोस्त ये देखेगा भी, पेशावर में मैंने स्टार्ट किया पहला जिम, तो मेरा वो जो दोस्त था जो बाद में मेरा पार्टनर भी बना जिम का, तो मेरे पास आया, वो कहता है कि कोई आइडिया। मैंने कहा जी मेरे पास तो बड़ा ज़बरदस्त आइडिया। कहते क्या? मैंने कहा जी पूरे पेशावर में लेडीज़ का सेपरेट जिम नहीं है, स्टाफ भी फीमेल रखो, उनको एक अच्छा सेफ एनवायरनमेंट दो, बिल्कुल चलेगा। उसने जाके बाकियों से मशवरे किए, सब ने कहा कि नहीं भाई, इसका पेशावर पश्तून सवाल ही नहीं पैदा होता। आप यकीन करें, आज से कोई तकरीबन मेरे ख्याल से उसको 10 साल हो गए, अभी तक माशाल्लाह भरपूर चल रहा है। और वो पेशावर का वाहिद लेडीज़ जिम है कि जिसमें ख़वातीन आके
प्रॉपर एक्सरसाइज करती हैं। यहाँ पे आके बहुत सारे लोग ना डर इस बात से जाते हैं क्योंकि जिम का तो बहुत सारा जो है वो रनिंग कॉस्ट और ख़र्चा होता है। ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही। व्हाट इफ़ कि अगर वो कामयाब ना हुआ, लेकिन हाल इसमें यही है कि क्योंकि जितना मर्जी भी ख़वातीन ना, जितना मर्जी भी मॉडर्न हो जाए, वो अनकम्फर्टेबल होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। और इसी तरह से दूसरी तरफ से भी बात यही है, लेकिन बस वो यही है ना कि शायद लोग इस चीज़ को उस तरह से बिजनेस मॉडल के तौर पे ना इस तरह से समझते हैं कि जैसे ये कामयाब नहीं होगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये अगर मुकम्मल एक लेडीज़ का अलहदा जिम हो जाए ना तो वो लाज़मी। देखें कितने घराने, अब आप मुझसे पूछें मैं कितना हेजिटेंट था अपनी ख़वातीन को भेजने के लिए जिम में, और अगर मुझसे कोई मशवरा करता है ना कि जी हम घर पे कर लें या जिम में कर लें, मैं उनको बोलता हूँ अगर आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं ना, आप जिम को प्रेफर करें, क्योंकि जो डिसिप्लिन आपको जिम में आता है, और आप सीधी बात है आप लोगों को देखते हैं, आपको एक बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है दूसरों से भी। और मेरे साथ अक्सर इस तरह हुआ क्योंकि मैंने मजाल है कि जिम अपनी रजीम छोड़ी हो। अगर कोई कैलेंडर हॉलीडे भी हो जाती थी, मेरे पास घर में डंबल्स वगैरह थे, होम वर्कआउट में करता था, लेकिन उसमें मुझे वो मज़ा नहीं आता था जो जिम में दाखिल होते साथ ही एक तबीयत में निखार आ जाता था। और आप यकीन करें कि मेरे लिए ना जिम से वापस पे वो सीढ़ियाँ उतरते हुए जो फीलिंग मुझे आती थी ना, आप ये ना पूछें कि वो जिस्मानी फीलिंग, तो वो लेग डे के बाद तो मैं कहता होता हूँ कि सीढ़ियाँ अगर आप सही तरह उतर रहे हैं उसका मतलब आपने लेग डे किया ही नहीं सही। लेकिन वो जो एक जहनी सुकून मिलता है जिसको हम एक एंडोर्फिन रश भी कहते हैं, वो बहुत प्राइस चीज़ है आजकल के लिए। आप ख़ुद सोचें कि आप सारा दिन इतने मसरूफ़ रहें और शाम को आप आके बिल्कुल थके ना हो, और ये अजीब सी बात है कि आप थके ना हो लेकिन आप लेटें तो आपको नींद भी फ़ौरन आ जाए, और जिस्म थकेगा तो बेहतरीन नींद आएगी। मतलब ये चीज़ मैंने इधर अभी बहरिया के जिम में ना वो लक़त खलक इंसान अफ़ीक अबद, हमने इंसान को मुशक्क़त के लिए पैदा किया। जब ये प्रॉपर बंदा वर्जिश करता है ना तो सारी परेशानियाँ कुछ अरसे के लिए बिल्कुल साइड पे हो जाती है। आपकी वो जो थॉट्स को प्रोसेस करने का तरीका है वो बेहतर हो जाता है। तो हम असल में आराम की आरज़ू में बेआराम हो रहे हैं। तो एक्सरसाइज जिम जो है, मैं वो कहता हूँ कि आप एक वर्कआउट दूर हो एक अच्छे मूड से, आप एक्सरसाइज कर लो, उसके बाद देखो कि वो परेशानियां मद्धम हुई हैं कि नहीं हुई। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ लोगों को बताना हो, ये भी ज़रूरी है कि ज़रूरी नहीं है कि आप हफ्ते में 7 दिन या हफ्ते में 6 दिन, आप अगर 3 दिन भी निकाल सकते हैं और आप अगर किसी से प्रॉपर किसी एक्सपर्ट से मशवरा कर लें तो आपका जो वर्कआउट है वो इस तरह डिज़ाइन हो सकता है कि आप 3 दिन भी, यानी कि कुछ ना होने से कुछ बेहतर है। बिल्कुल, और सारे मसल्स आप टारगेट कर सकते हो 3 डेज में। अगर आपका वर्कआउट प्रॉपर तरीके से बना हुआ है जी तो उसमें सारे मसल्स आपके टारगेट हो सकते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो इसके अलावा मुझे एक पड़ा, क्योंकि यहाँ पे एक्सरसाइज की चलो फिजिकल बेनिफिट्स तो सब कह रहे होते हैं ना कि मसल्स हाइपरट्रॉफी हो जाती है, मेंटल हेल्थ के ऊपर क्या इफेक्ट होता है? देखें स्ट्रेस मैनेजमेंट ना ये आजकल की ज़रूरत है, एक बच्चों से लेके बड़ों तक, क्योंकि मेरा एकेडेमिया से ताल्लुक़ है और OA लेवल्स के बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ। तो जनरल स्ट्रेस और जनरलाइज्ड एंग्जाइटी जिसको मेडिकल की दुनिया में कहा जाता है, वो एक बहुत फ्लू की तरह कॉमन चीज़ है। आज से 10-15 साल पहले जब हम इन बच्चों की एज में थे, दो डेकेड्स पहले, जनरलाइज्ड एंग्जाइटी इतनी कॉमन नहीं थी। अब बहुत ज़्यादा कॉमन है और उसकी बहुत सारी वजूहात हैं और बच्चे इनसे निकलना भी चाहते हैं। तो और मैं, आप यकीन करें, मैं लड़कियों को तो ख़ास तौर पे इंकरेज करता हूँ, क्योंकि हमारे कल्चर के अंदर जहाँ पे बहुत सारी टैबू चीज़ें हैं, उसमें से एक टैबू चीज़ ये भी है कि लड़की जिम जाएगी या बड़ी उम्र की खातून जिम जाएगी। वो कहते हैं कि जी ये आम तौर पे ये परसेप्शन बनाया गया है कि एक सोसाइटी की ख़ास क्लास है जो कि जिम जाएगी, हालांकि ऐसी बात नहीं है। तो मेंटल हेल्थ के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं एक्सरसाइज के लिए, यानी कि आम अल्फाज में अल्लाह ने हमारे दिमाग के अंदर काफ़ी सारे हार्मोन्स इस तरह के बनाए हुए हैं जो कि हमें, जिनको इंग्लिश में हार्मोन्स ऑफ हैप्पीनेस कहा जाता है, एंडोर्फिन्स की जो पूरी क्लास है, यानी कि जो आपको एक नॉर्मल मूड में रखते हैं, जो आपको अच्छा महसूस करवाते हैं। वर्जिश करने से, ख़ासतौर पे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से, ये एंडोर्फिन्स जो हैं ये ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं, जो कि आपको एक बहुत अच्छी कैफियत, आप समझ लें, ये जो आप बुझे रहते हैं और आप लो रहते हैं, हशाश बशाश कर देते हैं, इस कैफियत से आप निकल जाते हैं। और फिर ज़ाहिरी बात है कि आप अगर हशाश बशाश हैं, आप अपने इर्द गिर्द 10 लोगों को अपनी कैफियत से हशाश बशाश करते हैं। तो इसीलिए स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए ये बहुत कारआमद चीज़ है कि आप अपनी ज़िंदगी के अंदर वर्जिश को लेके आएँ। जो अब साइकाइट्री की दुनिया में और साइकोलॉजी की दुनिया में अपनी फील्ड से वाकई मुखलिस हैं,
उनकी इंटरवेंशंस में एक्सरसाइज एक बहुत बड़ी वो इसको एज अ मेडिकल इंटरवेंशन प्रिस्क्राइब इलाज के तौर पे बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। अभी आपने बड़ी प्यारी बात की कि वो ख़वातीन जो जिम जाती हैं तो बड़ा उनको एक अनफॉर्चुनेटली बड़ी अजीब नज़र से देखा जाता है। तो अगर लेडीज़ जिम है और अगर आपकी वाइफ या आपकी सिस्टर आपसे ये कहती है कि मैंने जिम ज्वाइन करना है, तो मर्दों को क्या करना चाहिए? देखें, ये मसाइल पर्सनली मैंने भी फेस किए। मेरे बड़ों ने मुझे कुछ कहा कि आप देख लें कि वहाँ पे इस तरह के मसाइल ना हों कि, और ये राइट, मैं समझता हूँ राइटफुली सेट रिजर्वेशंस हैं। लेकिन अब मसलन मैं जिस जिम में जाता हूँ, मेरी मिसेस भी उसी जिम में जाती हैं। अब मुझे पता है कि स्ट्रिक्टली जो टाइम ट्रांजिशन का टाइम है, उन्होंने 15 मिनट का बफर रखा हुआ है बीच में, ठीक है। और जितनी सख्ती वो रखते हैं, जो मर्ज़ी हो जाए, ख़वातीन की टाइम पे जिस हिसाब से उन्होंने पर्दे गिराए होते हैं और जो बफ़र टाइम उन्हें रखा होता है, फ़ीमेल ट्रेनर्स उनकी हैं, यानी कि मेरी तसल्ली है वहाँ पे कि हमारी ख़वातीन को इस तरह के कोई मसाइल नहीं होंगे वहाँ पे। और बहुत सारी ख़वातीन हैं जो कि यही समझ के नहीं आती कि हमारी क्लास की ख़वातीन वहाँ पे नहीं जा रही। हालांकि क्लास कल्चर क्रिएट करना नहीं चाहिए, लेकिन अगर हमारी माएँ बहनें जो जाना चाहती हैं उनको हम जाने की इजाज़त नहीं देंगे तो बहुत सारी ख़वातीन रुक जाती हैं इस चीज़ से। और ख़वातीन को तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। मसलन अक्सर ख़वातीन आजकल के दौर में दे हैव टू गो थ्रू सी सेक्शन शादी के बाद, बच्चों की पैदाइश के लिए। उसके बाद इतने मसाइल होते हैं लोअर बैक की पेन्स के और फलाने, आप यकीन करें कि पूरी पूरी उम्र के लिए पेन किलर्स पे और उन पे उनको आना पड़ता है। मैंने देखा है, मेरे घर में मिसाल मौजूद है जिन ख़वातीन ने अपनी सेहत का ख्याल रखा। और आप यकीन करें कि मेरी ना अहलिया पे वो ख़वातीन जिम में पूछती हैं कि जी आपको तो ज़रूरत ही नहीं है, आप जिम क्यों आती हैं? क्योंकि अपेरेंटली वो कोई बहुत ओवरवेट नहीं है। तो वो सबको हंस के यही कहती हैं कि जिम हम जनरल फिटनेस के लिए आते हैं। आम तौर पे यही समझा गया है कि जिम का मकसद या तो वज़न गिराना है या वज़न बढ़ाना है। ये परसेप्शन तोड़ना भी बहुत ज़रूरी है कि जिम में आने का मकसद, मैं अपनी अहलिया को ये कहता हूँ, सरे फहरिस्त अपनी ज़हनी मेंटल हेल्थ है आपकी, और फिर बाकी सारी चीज़ें हैं। बच्चों के लिए इंस्पिरेशन है। मैं अपनी अम्मी को हंसता होता हूँ, माँ जी कल कौन सा डे है? अम्मी कहती हैं पुत्र कल लेग डे है। क्या बात है। वो घर पे भी पता है ना कि वो कल, अम्मी ये नहीं कहेंगे कि कल बुध है, उनको पता है कि जी कल जो है ना वो लेग डे है। तो वो चांस की बात है, हमारा स्प्लिट भी घर में इस तरह का चल रहा है आजकल, पुश पुल लेग के। अम्मी को पता है कि बुध वाला दिन जो है ना, उस दिन कोई तगड़ा गोश्त शोश्त और जो है ना वो हैवी प्रोटीन वाली चीज़ बननी चाहिए कि जो रिकवरी जो है ना वो अच्छी। ये कितनी प्यारी बात की, यानी कि अगर सब मिल के करें ना तो फिर इतना मुश्किल नहीं है। ऐसे ही अब प्रॉब्लम ये है कि एक बंदे ने जिम स्टार्ट की हुई है, एक बंदा डाइट पे है और बाकी सब उसके अगेंस्ट चल रहे हैं, वो एक सोशल आउटकास्ट बना हुआ है। ये हुआ मेरे साथ, ये हुआ शुरू में जब इस तरह। और ये मैं इसमें क्रेडिट जो है ना अपनी वाइफ को दूंगा बहुत ज़्यादा, बिकॉज़ खाने बना के देना जो है ना वो आसान काम नहीं होता। नो डाउट कि डॉक्टर वसीम ऑनलाइन प्रोग्राम के साथ एक मज़े की बात ये हुई कि ना मेरी रोटी छुटी, ना मेरे चावल छुटे। ज़िंदगी में मैंने जितना डीमोनाइज़ किया था डेयरी प्रोडक्ट्स को, उतनी ही चीज़ मैंने पिछले 1 साल में खाई। मैंने मक्खन सोचा भी नहीं था कभी मैं फ्रेंच टोस्ट बनाऊंगा 3 टेबलस्पून मक्खन बना के, यानी कि मेरे लिए ना वो टू गुड टू बी ट्रू था। मैंने सोचा नहीं था। मेरे ना मेरा जो डाइट प्लान था उसमें ऑमलेट के साथ ना 3 टेबलस्पून का बजट था। मैं क्या किया, और उसी रिजीम में मेरे कोई 300-350 ग्राम आलू भी थे। अब मुझे सीखना आ गया हुआ था, मैं ऑमलेट बनाता था 1-2 ड्रॉप्स के साथ ब्रश करके, और वो 3.25 चम्मच जो टेबलस्पून का बजट है ना वो बजा के आलूओं को मैं उसमें फ्राई किया करता था। यानी कि आप सोचें, और ये मेरा वो टाइम है जब 3000 कैलोरीज के बावजूद मेरी एक्सट्रीम कटिंग चल रही थी। तो ये मसाइल मुझे फेस करने पड़े शुरू में। अलग सालन बनते थे क्योंकि घर में कैनोला ऑयल यूज़ होता था। मेरी वो जैसे कहते हैं ना एक वखरी मस्जिद बनी, ऑलिव ऑयल घर में आया। मेरे लिए शुरू में अलग सालन बने। मेरी शुरू में ये ख्वाहिश थी कि अल्लाह करे कि ये कैनोला ऑयल घर से ख़त्म ही हो जाए और मेन सालन जो है वो मेरा बनना शुरू हो जाए। तो अल्लाह का शुक्र है कि आज वो स्टेज आ गई हुई कि घर में कुन्ना और निहारी भी अगर बनती है तो वो ऑलिव ऑयल की ही बनती है। क्या बात है। तो हमें अब दूसरा, ऐसी बात नहीं है कि दूसरा तेल मैं बिल्कुल भी नहीं खाता, क्योंकि इस एक्सट्रीम पे भी जाएं तो वो आपका मैदा फिर उसको, मतलब शादी के खाने हैं या कभी कभी 2 हफ्ते में 1 दफ़ा अगर आपने बाज़ार से कुछ खाना है। लेकिन ये है कि ये वाकई जेन्युइन मसाइल हैं कि घर में अलग से खाने बनने के मसाइल। और ये मसाइल नहीं हैं अगर आप इनको इस तरीके से देखने की कोशिश करें कि ये हेल्दी ईटिंग है। मेरी वालदा बहुत परेशान हुई शुरू में कि आप कमज़ोर हो जाओगे, और फिर मैं अम्मी को ना दिखाता होता था कि देखें ना तो इतने अंडे मैंने कभी खाए,
और मैंने कहा ठीक है, चावल रोटी थोड़ी कम हो गई, लेकिन इतना सालन मैंने कभी नहीं खाया, इतने बादाम और नट्स मैंने कभी नहीं खाए। लेकिन माँ तो माँ होती है ना, उनको तब तक यकीन नहीं आता था जब तक मैं उनको ज़रा पुशअप्स ढेर सारे लगा के, यहाँ तक कि मुझे याद है पहली दफ़ा मैंने अपनी जो 3-4 महीने के बाद बिफ़ोर आफ्टर ना अम्मी को मैंने अपनी पीछे कमर की तस्वीर दिखाई, तो उस पर कुछ स्ट्राइशंस बैक की आपको पता है ज़रा पहले नज़र आना शुरू हो जाती हैं। तो पहली ट्रांसफॉर्मेशन जिसकी भी होती है ना, वो अपनी बैक की तस्वीर ज़रूर लगाता है बिफ़ोर आफ्टर। अच्छा, मैंने अम्मी को अपनी तस्वीर दिखाई तो मुझे इतनी हंसी आती है अभी भी। अम्मी ने कहा कि तूने कुड़ियों वाली कमर कर दी। मैंने कहा अम्मी ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, वी टेपर जो है वो तो आपके लिए बहुत बड़ा, क्योंकि मेरे लव बेल्स मेरी जान नहीं छोड़ते थे। तो ये सबका साथ अगर हो, और ये पेशेंस के साथ होता है, एक दिन में आप किसी को यकीन दिला नहीं सकते, लेकिन इसमें आपका भी बहुत बड़ा हाथ है। आप घर वालों को डिसिप्लिन शो तो करें। बिल्कुल। आप जब पीक अपनी फिटनेस पे, जब आप प्रॉपर ज़बरदस्त शेप में, कितनी कैलोरीज ले रहे थे? मेरा ना प्रोग्रेशन डॉक्टर साहब इस तरह शुरू हुआ था कि इन्होंने मुझे स्टार्ट किया था 1250 कैलोरीज़ पे। अच्छा, वो ट्रेंड ये था कि 1250 कैलोरीज़ और बिल्कुल हल्का फुल्का वर्कआउट। मुझे आज भी याद है मेरे वॉल पुशअप्स से मैंने स्टार्ट किया था। मेरी ना ख्वाहिश थी, अक्सर लोग ना ख्वाब में उड़ते हैं, मैं भी उड़ता हूँ, और मैं ख्वाब में पुशअप्स भी लगाया करता था, क्योंकि ये मेरी बचपन से ख्वाहिश थी कि मैं पुशअप्स लगाऊँ, मुझसे नहीं लगाए जाते थे। फिर कैलोरीज़ भी बढ़ती गई आहिस्ता आहिस्ता, 1250 से 1500, 1500 से 1850, 2000, 2250, 2500, 2750, और ये 3000 तक गया मामला, ये दिसंबर तक। 6 महीनों के अंदर ये प्रोग्रेशन आया। लो कैलोरी लो वर्कआउट से होते 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 मेरा जो वर्कआउट है वो पीक पे था, पीक वॉल्यूम पे था, यानी कि 4 सेट, यानी कि इससे ज़्यादा जो है ना वो मैं एक्सरसाइज ह्यूमनली पॉसिबल नहीं थी मेरे लिए। यानी कि अक्सर तो मेरे साथ 2-3 दफ़ा इस तरह का भी मामला हुआ कि कुछ ओवर ट्रेनिंग की तरफ भी मामला चला गया, तो मुझे बल्कि हमारे ट्रेनर हैं वो रोका करते थे कि आप थोड़ी ब्रेक लें ज़रा। तो ये मेरे लिए टू गुड टू बी ट्रू था कि इतनी कैलोरीज कंज्यूम करते हुए भी स्केल मेरा गिर रहा है, मेरे इंचेस गिर रहे हैं। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिस्क्लेमर ये भी दे दूँ, स्केल अल्टीमेट एक क्राइटेरिया नहीं होता। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, आपके इंचेस हैं। दूसरी बात, मेरे लिए जो सबसे बड़ा क्राइटेरिया था, जो मेरा वार्डरोब चेंज हुआ पूरा, पुराने मेरे कपड़े, मुझे बहुत खुशी हुई, उनको मैंने सब कपड़ों को मैंने डोनेट किया। नए कपड़े लेते हुए थोड़ी खुशी भी हुई और जेब पे ज़रा थोड़ी भारी भी पड़ी वो चीज़ काफ़ी, लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई जब मैंने दोबारा से अपनी जो पैंटें हैं वो इस वेस्ट की लेना शुरू की। कपड़े उस तरह के मैं कभी पहनता ही नहीं था, क्योंकि इस बॉडी इमेज के साथ आप जिस तरह का प्रोफेशन मेरा का है मैं नहीं पहन सकता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए ये बहुत एनरिचिंग चीज़ थी, मेरा जो वार्डरोब चेंज हुआ, और मेरा स्किन का कलर बहुत चेंज हो गया, और मेरे डार्क सर्कल्स बहुत बेहतर हो गए, डिटॉक्स वाटर वगैरह काफ़ी। यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए जो मैट्रिक्स थे वो सिर्फ स्केल नहीं था मेरे लिए, और जो मेरी फीलिंग थी जो मैं आपको अभी लफ्ज़ों में शायद बयान नहीं कर सकता, वो मेरे लिए, मेरी नींद बहुत बेहतर हो गई, और मेरी जो मेंटल जो परफॉर्मेंस है वो बहुत बेहतर हो गई, मेरा काम बहुत बेहतर हो गया, मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बेहतर हो गया। तो हर एतबार से मुझे बेनिफिट्स मिले इसके। कोई इसके साथ कुछ वाइटामिन्स आपने लिए? जी जी बिल्कुल, मल्टी वाइटामिन्स जो हैं मैंने बीच में लिए। अच्छा, उसमें भी मेरे लिए सरप्राइजिंग ये चीज़ थी कि उसकी भी साइकिलिंग की गई मेरे साथ। मुझे था कि बस अब ये मैं खाता रहूँगा, अभी उनको खा के मैंने, मतलब वो मेरी अभी रूटीन का हिस्सा ही बने थे कि 3 महीने के बाद वो 1 महीने के लिए रोक दिए गए। ओमेगा 3 मैंने लिया, मल्टी वाइटामिन लिया, विटामिन डी की डेफिशिएंसी, मुझे क्रॉनिक डेफिशिएंसी थी। जब मैंने उसका टेस्ट करवाया था तो वो स्केल पे 4 कुछ आया था, जो कि बहुत क्रॉनिकली डेफिशिएंट होता है, ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से मुझे हेडेक्स का बहुत, अब मुझे समझ में आती है कि वो हेडेक्स का मसला मुझे क्यों था। मैं मतलब पेन किलर्स, आप यकीन करें, ब्रूफेन पॉन्स्टॉन तो मैं खाता ही नहीं था, सिनफ्लेक्स और निम से कम मैं जाता ही नहीं था। तो वो मेरे डॉक्टर दोस्त मुझे हंसते हैं कि वो तोप से मक्खी मारने वाला आप काम किया करते थे। तो उससे मेरा, और फिर साइनसाइटिस का मुझे काफ़ी मसला रहता था, वो ख़त्म हुआ। और आप यकीन करें कि जिम में अभी मैं जाके वार्म अप पे जब प्लैंक्स कर रहा होता था ना, मुझे वो ड्रेन होता हुआ महसूस होता था अपना साइनस सारा, जितना भी रेशा है। क्योंकि जिनको साइनस का मसला है, एलर्जी का मसला है, वो, मैं भी एंटी एलर्जीज ही खाया करता था, वो स्प्रे किया करता था, गालिबन वो कोई स्टीरॉयड का स्प्रे होता है जो आप स्प्रे करते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि एक्सरसाइज से
मुझे ये भी बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ कि साइनस का मसला मेरा जो है, जो बहुत बचपन से था, सर दर्द के मसाइल, क्या बात है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है। मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं ना कि ये रिकवरी कैसे हो जाती है, तो मैं आसान अल्फाज में कि खून में जो चीज़ कम होनी चाहिए वो ज़्यादा हुई हुई है, जो ज़्यादा होनी चाहिए वो कम हुई हुई है। डिफिशेंसीज को पूरा करना है, टॉक्सिसिटीज़ को कंट्रोल करना है, वजूद को वो माहौल मिल जाएगा जिसमें ये अल्लाह पाक ने ऐसा शाहकार बनाया कि ख़ुद को खुद हील कर लेता है, लेकिन इसको वो बेसिक इंग्रेडिएंट्स देना हमारी जिम्मेदारी है। ऐसे ही। तो एक्सरसाइज बहुत बड़ी थेरेपी है ना। लेकिन एक चीज़ है जो कि मुझे छोड़नी पड़ी, कोल्ड ड्रिंक्स अ बिग नो, फिजी ड्रिंक्स को आपको ज़िंदगी से ख़त्म करना पड़ेगा, एम्प्टी कैलोरीज है जी, बिल्कुल। और इसी तरह मीठे को मुझे ब्रेक लगानी। शुरू में तो बहुत सख्ती कीजिए आपकी टीम ने मेरे पे, मेरी आप यकीन करें पहले 2 हफ्ते तो ज़िंदगी की बहार ख़त्म हो गई। यानी कि वो मीठा, आप एकदम इतने क्रॉनिक कंज्यूमर हो ना मीठे के, तो वो आप बहुत चिड़चिड़े भी हो जाते हैं। और वो एक मुझे पता है कि वो शुगर डिटॉक्स पे जाके वो जो एक टिपिकल वो करंट वाली सरदर्द मुझे होती थी। तो लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मीठा ना करने की भी ना वो स्ट्रेंथ बन जाती है। वो मैं कहता हूँ तो मसल टू से नो भी आपका बहुत बन जाता है। क्या बात है। मेरे एक दोस्त हैं, वो हंसते होते थे कि वज़न कम करने के लिए ना एक मसल ग्रुप की एक्सरसाइज है, गर्दन की, खाने को ना करें, क्या बात आप जो है ना मीठे को ना करें। और मीठा, मैंने एक चीज़ नोट की थी कि आप जब मीठे को छोड़ देते हैं ना, तो उसकी क्रेविंग भी आपकी ज़िंदगी से ख़त्म हो जाती है। सुभान अल्लाह। और वो फिर पर्पसली आप उसके करीब नहीं जाते। और आप यकीन करें कि जब मुझे GSFR की तरफ से इजाज़त मिली और डॉक्टर वसीम ऑनलाइन प्रोग्राम की तरफ से 3 महीने के बाद कि आप अपना चीट मील कर सकते हैं, और अच्छा उस पर भी मुझे यकीन ना आए, मुझे इरफान भाई जो हमारे ट्रेनर हैं उन्होंने कहा कि आपने ना खुल के खाना है, आप 5000 कैलोरीज भी क्रॉस करेंगे कोई मसला नहीं। वो मैंने कहा ये तो मतलब मुझे यकीन ना आया। खैर फिर मुझे आज भी याद है 3 महीने के बाद आइसक्रीम का एक कप खाया। आप यकीन करें वो आइसक्रीम की पहली 1-2 बाइट्स लेके मुझे इस तरीके से चक्कर आया जैसे मेरा सर लगा हो दीवार पर जाके कहीं। मेरी वाइफ साथ बैठी हुई थी, मुझे गाड़ी रोकनी पड़ी कि यार ये चीनी इस तरह की चीज़ है कि यानी कि वो एक नेचुरल, ठीक है सुस्ती हो जाती है कभी कभी अभी भी मीठा, लेकिन अब मेरी कोशिश होती है कि मैं ऑर्गेनिक मीठा लूँ, खजूरें खा लूँ, सेब खा लूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अवॉइड करूँ प्रोसेस्ड शुगर वाली चीज़ों को। वो जब आप छोड़ देते हैं ना, फिर जब आप दोबारा कंज्यूम करते हैं तब आपको वो उसकी पता चलता है कि कितना ख़तरनाक इम्पैक्ट है। मैं सेंटोरस में 3 मंथ्स की डाइट के बाद फुल मेरी ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी है। ऊपर गया उधर फूड कोर्ट में, वहाँ पे आइसक्रीम खाई और उधर ही गिर गया। अल्लाह, वो पता नहीं कि कोई रिएक्टिव हाइपोग्लाइसीमिया था क्या था कि मेरी तो वो तबीयत ख़राब, मुझे देख रहे क्या हुआ है। 1 घंटा तो मुझे तबीयत संभलने में लगा। वो उस दिन मुझे फिर एक देखें, हम जो रूटीन में खा रहे होते हैं ना, इतना हम जंक खा रहे होते हैं ना कि हमारी बॉडी भी उसके साथ यूज टू हो जाती है, वो सिग्नल देना ही बंद कर देती है कि क्या चीज़ खा रहे हो। तो खाएं लेकिन एतदाल के साथ ना। और उस दिन फिर खाया भी नहीं जाता ऐसे ही जब आपको अलाउ, हालांकि अब वो सिंपल फार्मूला है कि अगर आपकी 3000 कैलोरीज हैं तो आप उससे डबल खा सकते हैं रिफीड डे पे, लेकिन वो किधर खाई जाती है फिर। ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल ऐसे। तो ईटिंग हैबिट्स जो है वो चेंज हो जाती हैं। मेंटल रिजिलियंस, आप जो है ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हो। वो जो आपने कहा कि जो नो कहने का मसल है वो आपका तगड़ा हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। ओवर ईटिंग के बारे में इस्लाम क्या कहता है? देखिए ओवर ईटिंग जिसको ग्लटनी भी कहा जाता है इंग्लिश के अंदर, इसके बारे में तो बड़ी सख्त वईद भी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इब्ने आदम कोई भी बर्तन अपने पेट से बुरा नहीं भरता। और ये हकीकत बात है। मेरे उस्ताद कहा करते थे, हमारे तफसीर के उस्ताद रहीमहुल्लाह, वो कहा करते थे कि आप पेट भर के नमाज के लिए खड़े हो जाएं, वो कहते थे मेरा दावा है आपको कभी भी खुशू नहीं आएगा नमाज के अंदर। और ये हकीकत बात कुछ सही, बिल्कुल। आप ये आप केस स्टडी ले लें मगरिब की नमाज रमज़ान के अंदर, यानी कि, और आप यकीन करें मेरे लिए एक रमज़ान मैंने गुजारा GSFR के साथ, ये मेरा रमज़ान इतना अच्छा गुजरा कि मैं आपको बता नहीं सकता। यानी कि मुझे वो क्रैश फीलिंग ज़िंदगी में पहली दफ़ा नहीं आई इफ्तारी के बाद जो आती होती थी। और हमारे कल्चर में अनफॉर्चुनेटली इफ्तारी खुलती ही उन मीठे मशरूबात से है। मीठा मैं भी लेता होता था, लेकिन वो मीठा आप उसको नेचुरल मीठे से भी कर सकते हैं। खजूर में मैं अपने लेमन वाटर में खजूरें इफ्तारी से घंटा पहले थोड़ा सा छुरी लगा काट के उसको डाल दिया करता था, वो मिठास उसमें आ जाती थी और बाद में फिर उनको खा लिया करता था। तो शहद आपके पास एक मीठी के एतदाल में आप खाएं। मैं ये नहीं कह रहा, शुरू में तो मुझे इस मीठे को भी हाथ लगाने की इजाज़त नहीं थी,
जब मैंने शुरू किया जी, क्योंकि डेफिनेटली आपने कैलोरीज का काउंट रखना होता है और उसके लिए फिर आपको बिल्कुल कैलकुलेटेड चलना पड़ता है। वो मेटाबॉलिज्म आपका जब फ्लेक्सिबल हो जाता है ना, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम चीज़ों को रीइंट्रोड्यूस कराते हैं। लेकिन जो सबसे मेन चीज़ है कि डिसिप्लिन, बिल्कुल ऐसे कि डिसिप्लिन की तरफ लेके आना होता है। वो एक दफ़ा जब रूटीन बन जाती है ना, फिर मुश्किल नहीं होता ना, वो स्टार्ट में ही तोड़ना ज़रा ज़रूरी होता है। और स्टार्ट में आपकी बॉडी बहुत अडेप्टिव भी होती है। मुझे याद है मैंने पहले महीने के अंदर 10 kgs ड्रॉप किया था, ठीक है, जो वाटर वेट भी था, जो भी था। यानी कि अगर आप में से कोई इस तरह के लोग हैं जो सुन रहे हैं, जो कि बिल्कुल मायूस हो चुके हैं कि जी हम कुछ नहीं कर सकते, आप तो बहुत प्राइज्ड हैं। आप शुरू करें कंसिस्टेंसी के साथ, तो आपको यानी कि रिजल्ट्स, कोई मुझे ये कह दे कि मैंने शुरू किया और मुझे रिजल्ट्स नहीं मिले, ये नामुमकिन सी बात है। बिल्कुल, लेकिन वो प्रोवर्ब है ना, एब्स आर मेड इन द किचन। बिल्कुल सही। शायद डेडलिफ्ट करना उतना मुश्किल नहीं है जितना दूसरी रोटी को इनकार करना, जब घर में मज़े की चिकन कढ़ाई बनी हो और आपको पता है आपने एक ही रोटी खानी है। तो मैं कहता हूँ कि जब तक आप खुराक को कंट्रोल कर रहे हैं सब ठीक है, जब खुराक आपको कंट्रोल करने लगे सब गड़बड़ हो जाएगा। बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल ऐसी। रोज़ाना बड़े नौजवान आते हैं, आज भी 2 बेटियां आई हुई थी, यूथ क्लब ज्वाइन करना चाहती हैं, तो उसका तरीक़ाकार क्या है, ज़रा ये बता दें। देखें, यूथ क्लब जो है ना, हम बच्चों को बताते हैं कि यूथ क्लब आप ही का है, लेकिन उसका तरीका ये है कि हमारे बेसिकली मुख्तलिफ इवेंट्स होते हैं और यूथ क्लब बेसिकली नाम इन्हीं इवेंट्स का है जो इन्हीं यूथ के लिए किया जाता है। तो हम तरीका उनको ये बताते हैं कि आप जितने भी हमारे इवेंट्स हैं, रेगुलर हमारी क्लासेस हैं, हलकात हैं, आप उनमें रेगुलर शमूलियत इख्तियार करें। तो फिर हमारा एक सिलसिला शुरू होता है वॉलंटियर्स के बैच के साथ। ठीक है। मसलन अब ये जितना भी हम काम करते हैं, इसमें अब माशाल्लाह हमारा काम जितना ग्रो कर गया, हमें मैन पावर की ज़रूरत होती है। तो इसी तरह आप अगर हमारे किसी बड़े इवेंट पे आ रहे हैं और आप देख रहे हैं कि जो ख़वातीन की साइड पे बहनें हैं और जो मर्द के साइड पे जो आपको लड़के कार्ड्स पहन के सारे काम काज करते हुए नज़र आ रहे होते हैं, वो आप जैसे लोग ही थे जो कि यूथ क्लब ज्वाइन करना चाहते थे। वो वॉलंटियर करते हैं इवेंट्स के लिए, और फिर आहिस्ता आहिस्ता इस तरह क्लासेस वगैरह अटेंड करके फाइनली फिर आपको पता है कि हर किसी के वक्त और सर्कमस्टांसेस इतनी इजाज़त नहीं देते कि वो इतना क्योंकि बहरहाल ये इट कम्स विद अ सैक्रिफाइस ऑफ टाइम और आपके सारे रिसोर्सेज। तो ये सारा तौर तरीका होता है। इसको करने के बाद फिर टीम में अगर, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट भी काम बढ़ता है, तो आपको पता है कि रिक्वायरमेंट भी उस हिसाब से बढ़ती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो हायरार्की है उसमें बाकायदा हमारे डिपार्टमेंट्स हैं। मीडिया डिपार्टमेंट एक बहुत मेजर हमारा चंक है, फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट है, HR है, तो ये सारे सिलसिले हैं। लेकिन दावत देने के लिए जब तक आप ख़ुद दीन से थोड़ा बहुत आपका इल्म हासिल नहीं होगा, तो आप किस चीज़ की तरफ बुलाएंगे। इसलिए हमारा जो लोग है ना, इंस्पायरिंग पॉजिटिव चेंज, आपका यूथ क्लब में होना ना होना इतना मानी नहीं रखता, लेकिन आपकी जैसी यूथ के लिए इंस्पिरेशन बनना मानी रखता है। अगर आप वो हैं तो आप यूथ क्लब का हिस्सा हैं। सुभान अल्लाह, यानी कि किसी को अल्लाह की बात मनवाने से पहले खुद मानने वाले बनो। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। बहुत सारे नौजवान जो है वो, उनको कन्फ्यूजन होती है, क्लैरिटी नहीं होती कि हम कैसे दीन की तरफ आ सकते हैं। मतलब वो एक ऐसा इमेज बनाया हुआ है कि जैसे उनको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। तो ऐसे नौजवानों के लिए क्या आपकी एडवाइस होगी कि जो दीन के लिए काम करना चाहते हैं और वो किसी भी शोबे से, स्टूडेंट हैं या कहीं पे काम कर रहे हैं, तो वो कैसे दीन की खिदमत कर सकता है? देखिए, अगर आप कुरान मजीद की तरफ रुजू करें ना, तो अल्लाह ताला, ये जज्बा काबिल तायीद है बच्चों का। हम बहुत इसको अप्रीशिएट करते हैं कि इस दौर में भी अगर कोई ये जज्बा शो करे कि हम दीन पे अमल भी करना चाहते हैं और दीन की तबलीग भी करना चाहते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे समझना ज़रूरी ये है कि अल्लाह ने एक तर्ज़ और एक तरीका बताया। अल्लाह फरमाते हैं कुरान मजीद में, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए अहले ईमान, पहले अपने आप को आग से बचाओ और फिर अपने घर वालों। यानी कि यहाँ से स्कॉलर्स मुफस्सिरीन बताते हैं कि अल्लाह ने तरीका बताया, सरे फहरिस्त आपकी ज़ात का हक है आप पे कि आप अपनी ज़ात को आग से पहले बचाएं। तो मेरा मशवरा इन बच्चों के लिए ये है कि आप सबसे पहले अपनी ज़ात पे मेहनत करना शुरू करें। आप गो बैक टू बेसिक्स। आप किस चीज़ की गवाही देते हैं? अल्लाह ताला के इलाह होने की गवाही देते हैं, तौहीद को समझें। और फिर जो सबसे बड़ा फ़र्ज़ है 5 वक्त नमाज का, उस पे अपने जिस्म रूह को पाबंद करें। आप वो करेंगे तो अल्लाह ताला सब चीज़ें आसान कर देंगे, क्योंकि यही वो पहला सवाल है जो कि क़यामत के दिन किया जाएगा। क़यामत के दिन ये सवाल नहीं किया जाएगा कि आपने किस प्लेटफॉर्म से कितने लोगों को दावत दी। दावत देना भी ज़रूरी है, इससे इनकार नहीं है, लेकिन हदीस में क्या आया, पहला सवाल किस चीज़ का है। तो अपने पे मेहनत करें,
आप अपने पे मेहनत करेंगे तो अल्लाह ताला के आप महबूब हो जाएंगे, और अल्लाह ताला अपने महबूब बंदों से उनकी कैपेसिटी के हिसाब से दीन का काम ले लेता है। सुभान अल्लाह। यानी कि वो कुरान पाक की आयत है, उसका मफहूम है कि तुम वो बातें क्यों कहते हो जो खुद नहीं करते। बिल्कुल। यानी कि खुद अमल करना शुरू करें और फिर अल्लाह पाक ज़ुबान में तासीर डाल देगा, और वो तो फिर अल्लाह की फ्रीक्वेंसी है जी, उसमें आप आ जाएंगे। फेवरेट कुरान की आयत कौन सी है आपकी? मुश्किल सवाल है। बहुत सारी हैं। असल में वो ये तसर्रुफ़ करती घूमती रहती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो अगर आप मुझसे आजकल ऑनेस्टली पूछें तो अल्लाह ताला ने ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हुक्म दिया कि आप कह दीजिए, और ये आयत बेसिकली अगर हम अपने पल्ले बांध लेना तो ज़िंदगी के सारे सांचे अपनी जगह बैठ जाते हैं। और ये बेसिकली ज़िंदगी के मकसद को लेके है कि अल्लाह ने सूरह अनाम में फरमाया कि नबी कह दीजिए, कुल इन्न सलाती, मेरी नमाज, व नुसुकी, मेरी कुर्बानी, व महयाया, मेरा जीना, व ममाती, मेरा बनना, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह के लिए। आप जिस शोबे से भी आपका ताल्लुक़ है उसको अल्लाह के लिए कर लें। मैं टीचर हूँ, मेरी टीचिंग मेरी इबादत है। इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह कहते हैं कि अल्लाह के मुक़र्रबीन लोग, यानी कि हम तो समझते हैं ना कि अल्लाह के करीब बस वही बुज़ुर्ग हैं जिनके हाथ में उससे इनकार नहीं है, लेकिन इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह कहते हैं कि अल्लाह के मुक़र्रबीन लोग वो हैं जो कि अपने ऑप्शनल आमाल को भी, मुबाह आमाल को भी सवाब का बाइस बना लेते हैं। सुभान अल्लाह। वाह वाह। मेरे दोस्तों को पता है मेरा जिम में जाना मेरी इबादत है। सुभान अल्लाह। वाह। इसका ये मतलब नहीं है कि माज़ अल्लाह जिम जो है वो बाकी इबादत से ऊपर, नमाज की रिप्लेस वो नहीं। मेरी नीयत जिम में जाने की ये है कि मैं अपने जिस्म का ख्याल रखूं, सरे फहरिस्त ये अल्लाह की अमानत है। मेरी जिम में जाने की नीयत ये है कि कल अगर अल्लाह मुझसे फ़िज़िकली दीन का कोई काम ले ले, मुझे कल को मैदान में उतरना पड़ता है, मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा? क्योंकि सूरह तौबा के अंदर अल्लाह ने मुनाफिकीन को ये कहा, अगर तुम्हारी जंग की नीयत होती तो तुमने तैयारी की होती। मेरी क्या तैयारी है? मेरी जिम में जाने की नीयत ये है कि मेरी सेहत ठीक हो, ताकि मैं हलाल कमा के अच्छी सेहत के साथ अपने घर वालों के मुंह में लुकमा डाल दूँ। इन सारी नीयतों की वजह से मुझे पता है कि मेरा जिम में जाना भी मेरी इबादत का एक अमल है। तो इसीलिए आप ये इस आयत को अगर समझें ना, तो ये आयत आपको ये समझा देती, आप जो भी कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने स्टेज पे जाके दावत ही देनी है तो वो दीन का काम है। आप कोई भी काम कर रहे हैं उस पर नियत कर लें अल्लाह की रज़ा के लिए, तो वो इस आयत की रूह से पूरी बैठती है कि अल्लाह मेरी सर फ़हरिस्त, कुल इन्न सलाती, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा बनना अल्लाह के लिए, लिल्लाहि रब्बिल। ये अगर हम इस आयत को किसी तरह घोल के पी लें और इसको अमल कर लें तो हमसे ज़्यादा खुश कोई नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह। और सुकून अल्लाह के ज़िक्र के अलावा है ही नहीं अपनी लाइफ को उसके मुताबिक ढालने में। बिल्कुल ऐसे ही। अभी आपने ना नीयत के ऊपर भी स्टार्ट में आपने एक बात बोली, तो ये दीन इतना प्यारा दीन है कि ये नीयत पे चलता है कि अभी अगर आपकी नीयत अल्लाह हो जाए ना तो आपका अंजाम भी अल्लाह है। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये माशाअल्लाह, यानी कि सिर्फ ऐसे नहीं है कि सिर्फ 5 वक्त की नमाज वो तो फ़र्ज़ है, लेकिन आप जो भी काम करते हैं पूरे दिन में उसकी नीयत आपकी अल्लाह है, वो अल्लाह के लिए है और सिर्फ अल्लाह के लिए। बिल्कुल ऐसे ही। अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा फेवरेट सहाबी आपके कौन है? मेरे फेवरेट सहाबी जो हैं वो मुसअब बिन उमैर हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उसकी वजह यह है कि एक वाक़या जो है ना, वो मुझे भी परफ्यूम्स का बहुत शौक़ है, और इन सहाबी के बारे और इन सहाबी के बारे में आता है कि ये दीन इस्लाम कबूल करने से पहले जब इनका जो लिबास होता था और ये जहाँ से गुज़र जाते थे तो लोग कहते थे मुसअब गुज़रा यहाँ से, क्योंकि उनकी खुशबू आती थी। और दीन इस्लाम कबूल करने के बाद जो उनके साथ हुआ, और उन्होंने अल्लाह की खातिर वो सारी तकालीफ बर्दाश्त की, और ग़ालिबन रवायात में आता है कि जब वो फौत हुए तो कफ़न के लिए भी उनका कपड़ा पूरा नहीं था। तो मेरे मतलब वैसे तो सारे सहाबी पे ही हम भी कुर्बान जाएं, और मतलब अल्लाह उनसे राज़ी, हम भी उनसे राज़ी, लेकिन मुसअब बिन उमैर मेरे लिए बहुत स्टैंड आउट है कि किस तरह जब आपकी प्रायोरिटीज़ बदलती हैं, जब आपका जो अल्लाह ताला मकसूद बन जाता है जब आप, तो मुसअब बिन उमैर जो है मुझे बहुत पसंद है। अल्हम्दुलिल्लाह। यानी कि जित अल्लाह की रज़ा के लिए जितनी आपकी बड़ी कुर्बानी है उतना आप अल्लाह के करीब है, बल्कि आप नेकी को पहुंच भी नहीं सकते जब तक आप की हर शय जो है वो सेकेंडरी ना हो जाए और अल्लाह आपकी प्रायोरिटी ना हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही। तो जज़ाकल्लाह खैर ज़ीशान भाई, आपकी माशाल्लाह इतनी ये
प्यारी बातें, और इंशाल्लाह ये यूथ तक, नौजवानों तक, बल्कि नौजवान क्या, ख़वातीन तक, छोटी उम्र के हैं, बड़े उम्र के हैं, सब तक ये इंशाल्लाह मैसेज जाएगा, और इंशाल्लाह लोग इससे हिम्मत पकड़ेंगे और दीन को सही मानों में समझने की उनको हिम्मत मिलेगी कि दीन का मतलब ये नहीं है कि दुनिया छोड़ देना। दीनदार का दुनियादार होना भी इबादत है। बिल्कुल ऐसे। दुनियादार का दीनदार होना मुनाफिकत है। तो ये जो दीन है ये तो आपको इनकरेज करता है अपनी खिदमत, अपने आप को फाइनेंशियली बेहतर करने की, अपने आप को फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली। और जब आप स्ट्रांग हो जाते हो तो फिर अल्लाह आपसे ढेर सारे खैर के काम ले सकता है। बिल्कुल ऐसे। अपनी खिदमत करेंगे तो दूसरों की कर सकेंगे। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। तो जज़ाकल्लाह खैर ज़ीशान भाई, और इंशाल्लाह फिर एक दफ़ा बैठेंगे और ऐसे ही आपसे खैर की बातें सुनेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस एपिसोड से आपको बड़ा कुछ सीखने को मिला होगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।